हम लोग जिस तरह डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास नल स्पेसेस और कॉलम स्पेस जो हैं ये भी सब स्पेसेस हैं। तो हम लोगों ने नल स्पेस के लिए ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास सेम मैट्रिक्स ए हो तो आप ए एक्स ज़ीरो ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो को जब आप सॉल्व करते हो तो आप नल स्पेस वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरे मीन में आप ये कह सकते हो कि इसमें बी वेक्टर या राइट हैंड साइड जो है वो ऑलवेज ज़ीरो होगी और इसके लिए आपने जो एक्सिस का सॉल्यूशन होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ जो आपके पास नल स्पेस को जब आप ड्रा करोगे तो आपने बेसिकली जो नल स्पेस है वो आपके ऑल एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, ऑल एक्सिस के सॉल्यूशन को। अब एक्सिस के इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, x1, x2 एंड x3। तो इसी तरह जो आप नल स्पेस ड्रा करोगे वो R3 में ड्रा करोगे। अब नल स्पेस के लिए जो ये वाला वेक्टर था, आपके पास एक्सिस का एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आपके पास तमाम x1, x2, x3 जो है वो 0 0 हो जाए। और आपके पास क्या केस हो सकता है, आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपके पास कॉलम 3 है वो आपके कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 उसका समेशन है। यानी अगर आप 1 + 1 लोगे तो 2, इस तरह 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो अगर आप यहाँ -1 -1 +1 साइन लिख देते हो, यानी इन दोनों कॉलम्स को अगर आपस में ऐड कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास यानी 1 1 -1 या 2 2 -2। और सिंपल मीनिंग में कि n कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है, आप 1 + 1 -1 कर रहे हो, आप इस तरह भी कर सकते हो -1 -1 +1। ठीक है, तो ये जो आपके पास नल स्पेस वेक्टर आ रहा है वो आपके पास ये वाली लाइन होगी n(n-1), यानी आपकी ओरिजिन में से पास करेगी और इसमें तमाम जो ये वाले वेक्टर्स हैं, जिस तरह 1 1 -1 2 2 -2, इस तरह 3 3 -3, वो आपके लाई कर रहे होंगे। यानी n(n-1) को आप इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन से R3 प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसमें अगर आप 1 1 -1 को ड्रा कर रहे हो तो वो यहाँ आ रहा है, 2 2 -2 को ड्रा करोगे तो वो इस जगह आ जाएगा, इस तरह 3 3 -3 को ड्रा करोगे तो वो यहाँ समथिंग या इस पॉइंट पर लाई करेगा। और अगर आप -1 1 पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, -2 +2 पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे तो वो इस जगह आएगा। तो आपके पास जो अगर आप नल स्पेस को ड्रा करना चाह रहे हो तो आपने R3 प्लेन में ड्रा की और इनफाइनाइट लॉन्ग ड्रा की। अब कुछ केसेस ऐसे हैं जो मैं डिस्कस करूँगी जिससे आपको वेक्टर स्पेस या सब स्पेस का आइडिया जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको जो सोल्यूशन Ax = 0 ऑलवेज गिव अ सब स्पेस। तो आपके पास अगर आप Ax = 0 का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो तो वो आपको ऑलवेज एक सब स्पेस देगा। इस तरह नल स्पेस जो है वो आपके पास ऑलवेज सब स्पेस होगी। आप लोगों ने पहले भी ये देख चुके हो कि अगर लीनियर कम्बिनेशंस आप ले सकते हो किसी भी वेक्टर के तो आपका वो सब स्पेस कहलाएगी। जिस तरह यहाँ इफ़ Ax = 0 एंड Ax (डायरेक्ट) = 0,
आपके पास x कोई भी वेक्टर हो, जिस तरह यहाँ आपके पास 1 1 -1 था, अगर वो 0 हो, और यहाँ आपके पास ये 2 2 -2 ये भी आपके पास 0 हो, तो अगर आप इन दोनों को सम अप करोगे तो वो भी आपके पास उसका सोल्यूशन 0 के इक्वल होगा। यानी अगर आप 2 वेक्टर 1 1 -1 इस तरह 2 2 -2 इनको ऐड करोगे तो आपके पास 3 3 -3 आ जाएगा, जिसका सोल्यूशन भी 0 के ही इक्वल होगा। So V is in the null space and W is in the null space, then V plus W should be in the null space. यहाँ से आप अगर इसको वैसे देख लो तो अगर ए वी आपका ज़ीरो है और ए डब्ल्यू भी ज़ीरो है तो 0 + 0 भी आपके पास 0 आएगा। इस तरह यहाँ अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है और आपने वी जो आपका इस जगह एक्स के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसको किसी भी स्केलर 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी वो 0 के ही इक्वल होगा। यहाँ हम लोग इसको ऑलरेडी भी देख चुके हैं कि आपने किसी भी स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस जगह n लिखा था। यहाँ कोई भी स्केलर ले लो, इवन कि आप 0 भी ले सकते हो। अगर 0 लोगे तो ये तमाम एक्सिस 0 होंगे, ठीक है। अगर यहाँ आप 12 ले रहे हो तो इस जगह 12 12 -12 लिखने से भी ये वाली राइट हैंड साइड आपके पास 0 के इक्वल आएगी। आप इस केस से भी देख सकते हो, अगर इस कॉलम को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इस कॉलम को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ आप -12 से -12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब आप इन तीनों कॉलम्स को ऐड अप करोगे तो आपके पास 0 ही आएगी राइट हैंड साइड। तो इसमें वो जो आपके पास आपने कोई भी v अगर वेक्टर लिया या w वेक्टर लिया जिसको आप x या x से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उससे आप तमाम लीनियर कम्बिनेशंस ले सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा है। आप दूसरे मीनिंग में ये भी कह सकते हो कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन क्लोज्ड है, ठीक है ना। क्लोज्ड लफ्ज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लोज का मतलब ये होता है कि आपके पास एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो भी उसी सबसेट से बिलोंग करता हो जो कि जिससे आपका ओरिजिनल सबसेट बिलोंग कर रहा था। अब आपको अगर गिवन जो है वो ये वाला मैट्रिक्स हो, यानी वो सारे केसेस जो आप लोगों ने पहले डिस्कस किए, उसके अलावा अगर आप इस गिवन प्रॉब्लम को देखो, आपको गिवन प्रॉब्लम में ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, एक्स वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, तो आपको से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू द सॉल्यूशंस इफ़ देयर आर एनी एंड देयर आर, ठीक है ना, आपका इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, डू दे फॉर्म अ सब स्पेस। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो बी वेक्टर है वो आपके मैट्रिक्स ए के ही किसी कॉलम से बिलोंग कर रहा है, यानी इस कॉलम से बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 कॉलम 1 से, तो सोल्यूशन तो इसका एग्जिस्ट कर रहा है। सोल्यूशन क्या होगा, 1 x आपके पास 1 आएगा, x2 0 x3 0। अब आपसे क्वेश्चन ये किया गया कि इसका सॉल्यूशन सब स्पेस फॉर्म करेगा, तो इसका सॉल्यूशन सब स्पेस फॉर्म नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है, ठीक है, लेट मी गो बैक टू x1 x2 x3। आई एम लुकिंग एट ऑल द एक्सिस एट ऑल those vectors in R3 that solve ax is equals to b. The only thing I have changed is b is not 0 anymore. तो यहाँ आप x का सॉल्यूशन 0 कभी नहीं ले सकते, ठीक है ना, यानी आपके तमाम एक्सिस जो हैं वो 0 कभी भी नहीं होंगे, ऑलवेज़ वो इस केस के लिए 1 0 0 होंगे। तो इससे जो आपकी लाइन ड्रा होगी वो आपकी ओरिजिन में से पास नहीं करेगी, ऐसे ही होगा।
अब अगर ओरिजिन में से पास नहीं करेगी, अगर आप कॉलम स्पेस को ड्रा कर रहे हो, कॉलम स्पेस बी वेक्टर से ड्रा होती है, तो आपकी अगर ओरिजिन में से पास नहीं कर रहा, आप इस वेक्टर को अगर स्केलर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हो, तो स्केलर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से वो आपका ओरिजिन पर फॉल करेगा। आपका ओरिजिन तो सबसेट में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था। अगर वो सबसेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड नहीं है, या आप उसके तमाम लीनियर कम्बिनेशंस नहीं ले सकते। तो इसलिए आप इस वाले, अगर आपके पास गिवन क्वेश्चन ये है, तो आप इसको सब स्पेस इससे फॉर्म नहीं कर सकते। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी ये बताया था, अगर आप लोगों की मेमोरी में हो। R3 के केस में आपके पास सब स्पेस क्या होगी कि अगर आप कोई प्लेन थ्रू ओरिजिन लेते हो, या आप लाइन थ्रू ओरिजिन लेते हो, या आप ज़ीरो वेक्टर इटसेल्फ लेते हो, कोई भी टू वेक्टर्स ले लो, लेकिन वो आपकी जो प्लेन ड्रा हो वो ओरिजिन में से ज़रूर पास करना चाहिए, यानी उसको ओरिजिन को इंक्लूड करना चाहिए। लाइन भी इस तरह ओरिजिन से ज़रूर आपकी गुज़रनी चाहिए, और ज़ीरो वेक्टर इटसेल्फ जो है वो भी आपके पास सब स्पेस है। R2 के केस में भी यही था आपके पास। अगर आप R2 का केस ले रहे थे, तो उस केस में भी जो आपके पास सब स्पेसिस थी, या आप ऑल ऑफ R2 प्लेन ले लो, या आप एनी लाइन थ्रू ज़ीरो ज़ीरो एल लाइन ले लो इन इनफाइनाइट डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट कि आप ज़ीरो वेक्टर अलोन ले लो, यानी आप ओरिजिन को किसी सूरत बाईपास नहीं कर सकते। कोई भी लाइन हो या कोई भी पॉइंट हो, वो ज़ीरो को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, तो वो सब स्पेस होगी, अदरवाइज़ वो सब स्पेस नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन में जो इससे पहले आप लोगों ने किया था, आपको गिवन जो प्रॉब्लम था वो ये वाला प्रॉब्लम था, ठीक है ना, और आपने इससे कॉलम स्पेस ड्रा करनी थी। ऐसे ही था, जब आपने कॉलम स्पेस ड्रा की थी तो आपने ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस लिए थे। वो वाला सॉल्यूशन भी लिया था जिसमें आपके पास बी जो है वो तमाम ज़ीरो भी थे, ऐसे ही किया था ना। तो यहाँ से आपने ये कंक्लूड किया कि अगर आपको सॉल्यूशन गिवन सॉल्यूशन में ज़ीरो आप अगर बी वेक्टर नहीं ले सकते हो, तो वो आपकी सब स्पेस नहीं होगी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू द एक्सिस द सॉल्यूशंस फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। इसका आंसर भी होगा नो, दे डोंट। द सॉल्यूशन टू दिस डोंट फॉर्म अ सब स्पेस बिकॉज द ज़ीरो वेक्टर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। So I never even got started. The zero vector does not solve this system. Solution cannot be a vector space. आपके पास सॉल्यूशन, जिसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, सिर्फ 1 0 0 होगा। इसके अलावा आपके पास 0 -1 1 भी सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास यहाँ 1 आएगा। इस तरह अगर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इस जगह आपके पास 2, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 4 आएगा। तो यहाँ यानी आपके पास सॉल्यूशन 1 0 0 भी पॉसिबल है। इसके अलावा 0 -1 1 जो है सॉल्यूशन वो भी आपके पास पॉसिबल है।
there is bunch of solutions here, but they are not a subspace. It's like a plane that does not go through the origin, or a line that does not go through the origin. In this case, it's a line that does not go through the origin if I graph the solution Ax is equals to b. So subspace have to go through the origin. If we are looking at axis, then they would better to solve Ax is equals to 0. ठीक है, कॉलम स्पेस। अब इस लेक्चर का मैं कंक्लूजन आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने कॉलम स्पेस ड्रा की। आपके पास क्या था कि फ्यू कॉलम्स एंड टेक देयर कम्बिनेशंस। सो इन दिस वे बिल्ड अप दिस सब स्पेस। फ्यू वेक्टर्स एंड देयर कम्बिनेशंस मेक अ सब स्पेस। यानी जिस तरह यहाँ था आपके पास आपने कॉलम्स के कम्बिनेशंस लिए थे, कॉलम 1 का कम्बिनेशंस लिए, कॉलम 2 के कम्बिनेशंस लिए। कॉलम 3 जो है ये कॉलम 1 और कॉलम 2 पर डिपेंडेंट था, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। आपने इन सब के कम्बिनेशंस लिए तो उससे आपके पास सब स्पेस आ गई। इफ़ फ्यू वेक्टर्स आर गिवन एंड फिल इट आउट, टेक कम्बिनेशंस। और सिस्टम ऑफ इन, या आपके पास हो सकता है कि ओनली दिस फॉर्म में मैट्रिक्स गिवन हो। ठीक है ना, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपको सिर्फ मैट्रिक्स ए गिवन होगा और आपने उससे सब स्पेस ड्रा करनी होगी। उससे फिर आप सब स्पेस किस तरह ड्रा करोगे कि आप यहाँ कॉलम, जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा कि कॉलम जो 3 है वो आपका डिपेंडेंट है कॉलम 1 और कॉलम 2 पर, तो आप इसको इग्नोर कर दोगे। कॉलम 1 के जितने भी लीनियर कम्बिनेशंस होंगे और कॉलम 2 के जितने भी लीनियर कम्बिनेशंस होंगे, यानी आप इन दोनों कॉलम्स को आपस में ऐड करो, उससे जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसके बाद ईच कॉलम को आप मल्टीपल स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी अगर ये आपके पास वी वेक्टर है, ये आपके पास डब्ल्यू है, तो आप सी वी प्लस डी डब्ल्यू जितने भी स्केलर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद भी उनको ऐड करोगे, तमाम लीनियर कम्बिनेशंस लोगे, तो उससे आपके पास एक प्लेन आ जाएगा। एक वे ये था उसकी सब स्पेस बिल्डअप करने का कि आपके पास ओनली मैट्रिक्स ए गिवन है। अब सेकंड वे क्या है आपके पास सब स्पेस बिल्डअप करने का? सेकंड वे ये है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन, the requirements that axes have to satisfy। दूसरा वे क्या है कि आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन होगा, यानी आपको हो सकता है कि इस फॉर्म में गिवन हो। यहाँ तो अब 0 0 है, इस जगह B1 B2 B3 B4 लिखा हुआ होगा। अब इसके भी जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे उनके लिए, यानी आप यहाँ बी वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स ए के कॉलम से ही लोगे, तो जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे उनके लिए आप आपके एक्सिस को उसको सेटिस्फाई करना होगा। बोथ ऑफ दोज वेज प्रोड्यूसेस सबस्पेसेस। अब आप यहाँ इस केस में क्या देखोगे कि आपने ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना है। उसके आपके पास सॉल्यूशंस किस तरह पॉसिबल हैं। मज़ीद आप ये देखोगे कि पिवट वेरिएबल्स क्या होते हैं और स्पेशल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आप इससे पहले भी ये देख चुके हो कि आप ऑलवेज़ ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 से ऑलवेज़ नल स्पेस को कंप्यूट करते हो। ठीक है, अगर आप ए एक्स इज इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करते हो तो आप ऑलवेज़ नल स्पेस को कंप्यूट करते हो। अब नेक्स्ट में आप क्या देखना चाह रहे हो कि पिवट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, फ्री वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, और स्पेशल सॉल्यूशंस जिनको आप रो रिड्यूस्ड एशिलॉन फॉर्म कह रहे हो मैट्रिक्स ए की, वो आपके पास क्या है। और आपके पास
कौन सा एल्गोरिदम है AS = 0 को सॉल्व करने के लिए। आप अब से नेक्स्ट में ऑलवेज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लोगे। जिस तरह यहाँ आपने A मैट्रिक्स लिया, अब इस केस में आपके पास 3 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। अगर 3 रोज़ और 4 कॉलम्स हों तो ये आपके पास 3/4 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो आपके पास कॉलम 2 है 2 4 6, ये आपके पास कॉलम 1 का मल्टीपल है, यानी यहाँ 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 + 2 4, 3 + 3 6, तो वो आपके पास आ गया। अगर ये इसका मल्टीपल है तो सिंपल मीनिंग में आप ये कह सकते हो कि ये आपका इन द सेम डायरेक्शन ऑफ C1, यानी अगर आपकी कॉलम C1 की डायरेक्शन इसमें अगर इस डायरेक्शन में ड्रा हो रही है तो C2 भी इसी सेम डायरेक्शन में प्रोपिगेट करेगा। तो इससे आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो कि इट्स नॉट इंडिपेंडेंट, एंड वी विल डिस्कवर दिस इन प्रोसेस। ये तो अब आपने जस्ट अपने आई से देखा और डिस्कवर कर लिया कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन आप बाय प्रोसीजर इस चीज़ को कैसे देख सकते हो कि ये चीज़ डिपेंडेंट है और सेम डायरेक्शन में, उसी सेम डायरेक्शन में जिसमें आपके पास कॉलम 1 है।